नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंपनी विशेष को। और कंपनी विशेष में एक केमिकल इंडस्ट्री से कंपनी है जिसका नाम है न्यूजन केमिकल्स लिमिटेड। कंपनी की जो केमिकल्स प्रोडक्टिविटीज है जो कि अलग अलग चीज़ों में कामकाज करती है। और वो कामकाज क्या है उनका, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस को लेकर देखा जाए, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में काम करती है, एग्रीकल्चर्स केमिकल बनाती है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में इनका क्या है, योगदान बनाती है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और लिस्टेड के साथ साथ कंपनी कहती है कि मैन्युफैक्चर्स को लेकर के या फिर इनके प्रोडक्टिविटीज में कहती है ऑर्गेनिक्स केमिकल्स हैं, एडवांस के इंटरमीडिएट केमिकल की बात कहती है, इनऑर्गेनिक केमिकल हैं, केमिस्ट्रीज वाली बात कहती है। और इसके अलावा ढेर सारे इनकी सेगमेंट और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के प्रेगमेंट की बात इन्होंने रखी है। तो जो मार्क हम केवल और केवल ये जानने की कोशिश करेंगे, जो कंपनी अपनी बिजनेस मॉडल करती है, बिजनेस मॉडल से जो आती है, दो ही चीज़ आती है। तो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, जिससे सेल्स करेगी या सर्विस प्रोवाइड करेगी। कंपनी अगर अल्टीमेटली गुड्स बनाने वाली कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और यहाँ पे बीएससी और एनएससी पे जो लिस्टेड है। और लिस्टेड के साथ साथ इसकी मार्केट कैप की आंकड़ा देखेंगे तो करीब 5,500 करोड़ की मार्केट कैप कहती है। और जो निवेशकों का इंटरेस्ट की हम हमेशा बात करते हैं, तो वो देखने को क्या मिल रही है, करीब करीब 46 से लेकर के 50,000 निवेशक इस कंपनी में एज ऑन सितंबर डेटाबेस के बेसिस पे कह रही है। अब कंपनी को लेकर क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या क्या ग्रोथ लेवल की बात कहती है। तो फिलहाल हम ये देख पा रहे थे कि इस कंपनी में जो स्टॉक मार्केट की डिमांड थी वो एकाएक एक बढ़ती नजर आई थी, और एक एक लंबे उछाल क्रिएट करती नजर आई आई थी। एक डिमांड में बनती नजर आई थी, खास करके केमिकल की बाकी सेक्टर में जो स्टॉक थी वो भी लगातार एक डिमांड में बनी थी। यहाँ पे इनको लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे, और सिंगल से एक गोल्डन रूल को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट में कौन सी ऐसी गोल्डन रूल है जो कि हमेशा एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी को लेकर के बुक वैल्यू को देखें तो कहती है करीब 295 का इंटरेस्ट वैल्यू जो बेटर देन फ्रॉम द बुक वैल्यू। और फिलहाल जो सिचुएशन की प्राइस है वो दोनों से काफी बेटर निकल के आती है, ओवर वैल्यूड की बेसिस में निकल के आती है। जो निवेशकों का इंटरेस्ट है इस कंपनी को लेकर के बाकी इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों के कंपैरिजन टू फ्रॉम द क्वालिटी, किसको कहते हैं, अर्निंग पर शेयर को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो क्वालिटी है 137x के अकॉर्डिंग चलती नजर आई है। जबकि बाकी जो इंडस्ट्रियल की कंपनियां हैं वहां पे केवल स्टॉक मार्केट के रिएक्शन के बेसिस पे कहूं तो 35x की भीड़ है। यदि हम दूसरे पहलू की तरफ देखें, ये तो मार्केट की रेंज की बात करें, तो ये कंपनी की खुद की अर्निंग की बात कहती है। 15 रुपये पर शेयर अर्निंग करती है, और कंपनी का शेयर कितने हैं, 2,64,00,000। इस 2,64,00,000 शेयर में जो अल्टीमेटली प्रमोटर के पास कंट्रोल की बात करें तो वो 51% से ज्यादा की कंट्रोल करती है। अल्टीमेटली कितना हो गया, 49% की होल्डिंग आम पब्लिक के लिए है, जिसमें कि हो सकता है एफआई हो, डीआई हो, जो कि एक सेंटिमेंट को दर्शाए। इसके अलावा यदि हम पिछले कुछ पुराने रिकॉर्ड की तरफ देखें, जहाँ पे आरओई आरओसी की आंकड़ा, तो वो 5% से लेकर के 10% के बीच में घूमती नजर आती है। और डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी 10% की आंकड़ा दिखाती है, कहाँ से, फेस वैल्यू के पार्ट से, अर्थात 1 रुपए का डिविडेंड पे आउट करती नजर आती है, जो 10 रुपए की फेस वैल्यू की आंकड़ा दिखाती है। इसके अलावा दो अलग पहलू पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि खास करके डेट इक्विटी रेशियोज और सेकंड पार्ट है करंट रेशियो। इन दोनों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे इसको क्या कर दिया जाता है, कई बार हिट कर दिया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे कुछ स्पेशल रेश नंबर को परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन लेके आए हैं कि आखिर इस कंपनी का रिस्क फैक्टर कितना रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क क्या कहती है, इसमें मार्केट में जो ग्रोथ के पोटेंशियल्स बनती है वो क्या कहती है, जो पुराना हिस्टोरिकल डेटा है। यहाँ पे डेट को लेकर के 0.69 की डेटा पास करती है, इसको लेकर हम थोड़ा सा रिकन्सिलेशन करेंगे, और इस कंपनी के बिजनेस से आने वाले आउटपुट को लेकर के रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। इस कंपनी का नाम था न्यूजेन केमिकल्स लिमिटेड। यदि इनकी प्रोडक्टिविटीज की बात करें तो हमने पहले देखा कि ऑर्गेनिक्स केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल और ऑर्गेनिक्स रिएजेंट्स की बात कहती है, एडवांस इंटरमीडिएट की बात कहती है, जहाँ तक फार्मास्यूटिकल में यूज होती है। कि इसके अलावा देखा गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज में कंपनी का कामकाज होती है। अब इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं।
तो सितंबर तक जो रिजल्ट इनका निकल के आती है उसमें लगातार बेटर टू बेटर की बात करती है। वहाँ पे यदि वाई वाई डेटाबेस के देखें तो काफ़ी बेटर रिजल्ट लेके आई थी, क्यू और क्यू बेटा डेटाबेस को बेटर रिजल्ट लेके आए थे। इसी चीज़ को नंबर में यदि हम समझें तो कंपनी का खुद का भी कारोबार है जो कि 174 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट करती है, और इनकी होल्डिंग ऑन कारोबार जो है, जो कि सब्सिडी सब मिला करके देखा जाए तो 193 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। अब ये नहीं है कि ये सबसे ज्यादा पिक पे है, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने 200 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी थी, 204 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी थी, जिसमें 16% के आसपास की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी क्रिएट किया था। लेकिन उसके सिचुएशन के बेसिस पे ये यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक लंबी उच्च रेजिस्टेंस क्रिएट करती नजर आई है, और करीब 18% तक की बात दर्ज करती है। इसके वजह यदि नेट प्रॉफिटेबिलिटी नंबर को देखें तो ये भी बेटर कहती है, और इनमें एक रिस्क फैक्टर की बात पता है क्या है? रिस्क फैक्टर की बात कहते हैं इंटरेस्ट को लेकर के। कंपनी के पास इंटरेस्ट जो बर्डन है ना वो काफी ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम से ये एडजस्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या कहती है? काफी कम की नंबर दर्ज कर। आइए यदि हम एनुअली डेटा की तरफ मूव करके देखें तो समझ में आती है कंपनी के पास जो टर्नओवर था वो लगातार बेटर करती नजर आई। इसको कह सकते हैं जो टॉप ऑफ द पीरियड, इस पीरियड में और अभी तक के हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में सबसे बेटर इन्होंने रिजल्ट क्रिएट किया है। उसी आंकड़ा से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटीज बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो वो 50 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है, जो कि नियर अबाउट 16% के डेटाबेस पर आती है। तो यहाँ पे डिमेरिट क्या हो गया? जो इतने ज्यादा रिवेन्यू सोर्स होने के बाद भी यहाँ पे क्या कहती है? डिमेरिट की बात कहती है। क्यों? कि रीजन ये हुआ जो कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम जितना है उसके कई गुने से ज्यादा इनका जो क्या है, इंटरेस्ट की बर्डन की बात कहती है। यदि इनकी तरफ ये हमने देखा तो ओवरऑल हमने क्या किया, इसको लेकर के इसको कैलकुलेटेड कर दिया। तो आखिर कंपनी के नेट इनकम मार्जिन क्या कहती है? क्योंकि हम तो अक्सर ये देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है, लेकिन हम कहते हैं नेट इनकम मार्जिन को देखने के लिए, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी तो कुछ इनकम क्रिएट कर रही है ना। और जब क्रिएट कर रही है तो हमारे समझ में ये आ पाई जो कंपनी का ओवरऑल इस बिजनेस से, अपने होल्डिंग वन बिजनेस से टोटल कंट्रीब्यूशन से 5% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है। अब इसके पीछे कंपनी का कितने सारा रिस्क बना है, कितने सारे सेल्स को इंक्रीज करती नजर आती है, और इसीलिए हम इसको ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5% कमाने के लिए कंपनी ने कितने खर्च किए, और खर्च के बाद जो इनका मार्केट में उधार पड़ा था, उधार के बेसिस पे क्या आंकड़ा कहती है, और उसमें रिस्क फैक्टर क्या कहती है। आगे की बातें को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही नहीं करते हैं, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलती जानने की कोशिश करते हैं अगली कड़ी की तरफ, जहां पे हम बैलेंस शीट के फिगर को जरा खुद खुदेड़ने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखा गया कि रिस्क सबसे पहली बात कहती है जो कंपनी की आखिर रिस्क क्या कहती है। कंपनी के बारे में रिस्क कहते हैं कि 150 तरह की रिस्क है, अर्थात कंपनी जो कारोबार कर रही है, जितनी पैसे की कारोबार कर रही है उससे इनके 150 दिन तक पैसे नहीं आने के चांसेस हैं, जो कि 5 महीने की टाइम फ्रेम की बात कहती है। अब दूसरी तरफ एक बात निकल के आती है, आखिर कंपनी में जो बैलेंस शीट के पोजीशंस था, क्या कंपनी कर्ज ले रही है या कर्ज पे आउट कर रही है? अब दो सिचुएशन क्रिएट कर जाती है, क्या कर्ज ले रही है तो क्या कर रही है, उनको प्रोडक्टिविटीज में यूज कर रही है या नहीं। यहाँ पे सिंपल से शब्दों में देखें तो कंपनी ने कर्ज इंक्रीज किया है। इंक्रीज करके किया क्या? अपनी प्रोडक्टिविटीज में खर्च किया है, और इसके अलावा देखा जाए वेटेज और बैलेंस शीट के लगातार वेटेज इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा यदि हम कुछ और पहलू को देखें तो कंपनी का निवेश जो है खास करके ज्यादा नहीं था, जो पहले था 77 करोड़ का आंकड़ा उसको कम करके 24 करोड़ कर देती है। लेकिन जो इन्वेंट्रीज की पार्ट है वो लगातार बढ़ जाती है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल की पोजीशन में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। इन दोनों को भी हमने कुछ कैलकुलेटिव डेटा लिया तो हमारे समझ में आई जो 5% कमाने के लिए कंपनी ने कितने की 30% की रिस्क लेके चल रही है, और इस 30% के रिस्क पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखेंगे तो इस दोनों को आपस में कंपेरेटिव करके देखें तो नियरली 550% की रिस्क बन जाती है।
कहाँ से? नेट प्रॉफिट से लेकर के डेटर्स की पार्ट को लेकर के आपस में गैप की बात करूं। इसके अलावा यदि हम इनके निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो वो समझ में आती है। कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट क्या था? करीब 46 से 47 हजार लोग थे और यहाँ पे एफआई की भूमिका काफी ज्यादा, डीआई तो सबसे ज्यादा भारी पड़ी है, करीब करीब 22% से ज्यादा की डीआई की भूमिका रही। तो डीआई में चाहिए बड़े बड़े फंड की बात हो तो एसबीआई से लेकर के बड़ी बड़ी फंड ने यहाँ पे अपने पैसे को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने रखा। आम पब्लिक के पास केवल 18% की होल्डिंग है। और ये होल्डिंग हुआ कैसे? ये होल्डिंग होने के पीछे हुआ रीजन, जो यहाँ पे जो प्रमोटर ग्रुप थे, प्रमोटर ग्रुप ने 3% शायद 5% की होल्डिंग को बेच दिया। तो क्या हुआ? 4% तो किसने खरीदा? 4% तो नियरली एफआई ने खरीदा और थोड़ा सा पार्ट डीआई के पास, सॉरी पब्लिक के पास भी ट्रांसफर होती नजर आई। ईयरली ग्रोथ को देखा जाए तो सेल्स को लेकर के कहती है, जो सेल्स में लगातार बुल चल रही थी लेकिन फिलहाल थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड चल रही थी, सेम एज द प्रॉफिटेबिलिटी बाज, लेकिन स्टॉक प्राइस इज द बुल पार्ट, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप से एवरेज से नीचे ही देखने को मिला है प्रीवियस डेटाबेस की बात करूं तो। इसके अलावा यदि हम बीएससी डेटाबेस के माने हैं तो यहाँ पे क्या क्या डेटा हमारे सामने दिखती है कि स्पेशलिटी केमिकल के अंदर स्मॉल कैप की कंपनियां रही है और इसमें वॉल्यूम अच्छी खासी तगड़ी आती रहती है। क्रेडिट रेटिंग लेकर तो करीब 7 से 11 को अपडेट निकल के आई थी, इसमें क्रेडिट रेटिंग को लेकर क्या कहती है उसको भी एक सेंटिमेंटल के तौर पे देखा जा सकता है। तो क्रिसिस ने अपडेट देता है और अपडेट में ये कहती है तो यहाँ पे कंपनी का जो लोन वगैरह था इंस्ट्रूमेंट, उसमें कहती है कि इनके पास स्टेबल की बात उन्होंने रखी, कोई बड़ी उसमें चिंता की बात नहीं दर्शाई है। इसके अलावा यदि हम निवेशकों की को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने की बात करें तो फाइनल डिविडेंड भी कंपनी देती है और लगातार एक केस में नहीं दिया था, 22 में, 23 में और 24 में कुछ ना कुछ पार्ट उन्होंने अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। जबकि स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक ग्रोथ का संकेत फ्रॉम द क्यू और क्यू बेसिस पे भी बड़ी नजर आती है फॉर द कंपेरिजन पार्ट। एनालिसिस पार्ट कहते हैं कि जब से लिस्टिंग हुआ है पिछले 5 सालों में इनकी स्टॉक प्राइस में क्या हो रही है? एक रैली बनती जा रही है और यहाँ पे डिमांड लगातार बनी है, लगातार डिमांड बनी है। तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक कहती है क्योंकि हमने इनका कुछ सालों के डेटाबेस को देखे हैं तो ये कहती है कि यहाँ पे हम एनुअली डेटा को देखें तो एनुअली डेटा भी सेम फिगर आउट की कहती है कहाँ से चलती हुई कहाँ तक पहुंची है। जब ये इस तरह से इनकी परफॉर्मेंस लेवल इन द सेल्स पार्ट में वृद्धि होगी तो फिर स्टॉक प्राइस में वृद्धि स्वाभाविक सी बनती है क्योंकि इनके पास क्या है? रिस्क फैक्टर के बेसिस पे, जो रिस्क फैक्टर जितना 30% रिस्क लेकर के कंपनी 5% तो कमा रही है। हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के कोई भी एडवाइजरी या रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं होता है। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल सी गोल्डन रूल को हम डिस्कस करते हैं। सिंगल सी गोल्डन रूल कहता है मार्केट को लेकर के, जो जब भी आप इंटर करें तो अपने रिस्क को लेकर देखा जाना चाहिए और रिस्क में क्या क्या देखना चाहिए। यदि उसका ट्रेंडिंग नीचे बॉटम की तरफ जा रहा है तो हमेशा एसएल का यूज करना चाहिए और देखते हुए प्रॉफिट को हमेशा बुक करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉफिट ही हमारे घर आएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं चार्ट में हमेशा कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, जो जब कोई यहाँ भी कोई खरीद रहा है ना तो यहाँ भी कोई बेच रहा है, कोई ना कोई बेचने वाला है, भले ही सप्लाई को क्या किया, कम कर दिया, मौका कम कर दिया। अब यहाँ पे जिन लोगों के पास नुकसान होगा वो तो निकल गए, जिन लोगों के पास नुकसान हुआ उनके पास पैनिक होगा, जो इन लोगों ने होल्ड करके रखा उनके लिए बेनिफिट बना। ये अक्सर चलती रहती है, एक को फायदा एक को नुकसान होना है, क्योंकि मैं हमेशा हाईलाइट भी उन पार्टों को करता हूं जहां पे नंबर ऑफ शेयर को हम हाईलाइट करते हैं कि कंपनी के पास 2 करोड़ 64 लाख शेयर हैं, 51% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, रेस्ट पब्लिक के पास है, उसमें से कई बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती ही रहती नजर आई है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।